हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। ये प्रोग्राम प्रतिदिन के करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है का सार है। इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपको यूपीएससी, पीसीएस तथा अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने में सुगमता होगी। यह प्रोग्राम प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एजुकेशन पर अपलोड होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस प्रोग्राम को रेगुलर पाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, पूछे गए प्रश्नों का कमेंट में जवाब दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को फल व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2024, दूसरा ऑप्शन है 2021, तीसरा ऑप्शन है 2023 एंड द लास्ट ऑप्शन है 2022। इसका जो सही उत्तर है आप लोग गैस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा 2021 ऑप्शन बी। अब हम यहाँ कुछ फलों और सब्जियों की भूमिका के बारे में जानते हैं कि क्यों फलों और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फलों व सब्जियों की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से वर्ष 2021 को फल एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 में ही घोषित कर दिया गया था। फल व सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करने से शारीरिक विकास की वृद्धि होने में मदद मिलती है और हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। फल व सब्जियों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने से डिप्रेशन यानी अवसाद और चिंता, मोटापे और गैर संचारी बीमारियों का जोखिम भी बहुत कम हो जाता है और साथ ही इनको खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और माइक्रो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। वर्ष 2021 को फलों व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का उद्देश्य एक ये भी रहा है कि हर व्यक्ति को पोषक भोजन पहुंचाना है जिसमें प्रचुर मात्रा में फल व सब्जियां शामिल हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 400 ग्राम फल व सब्जियां जरूर खानी चाहिए। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2024, दूसरा ऑप्शन है 2022 एंड तीसरा ऑप्शन है 2023 और लास्ट ऑप्शन है 2021। इसका जो सही उत्तर है वो होगा 2021। आइए अब हम बाल श्रम के उन्मूलन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है उसके उद्देश्य और उसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं विस्तार से। वर्ष 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का उद्देश्य कोविड-19 द्वारा चुनौतियों का सामना करना है। जो भी कोविड-19 इस समय पे जो हमारी महामारी फैली हुई है उससे जो उत्पन्न चुनौतियां हुई हैं उनको सामना करने के लिए वर्ष 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा भारी या व्यावसायिक कार्य को बाल श्रम के रूप में परिभाषित किया गया है कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है और वह कोई भी भारी या व्यावसायिक किसी भी कार्य में संलग्न पाया जाता है तो उसको हम बाल श्रम के अंतर्गत मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गाय राइडर हैं। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को वर्ष 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस महिला व्यक्तित्व को देश के प्रथम बालिका विद्यालय की संस्थापिका तथा महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा, पहला सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है मेघा पाटेकर, तीसरा ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले और लास्ट ऑप्शन है मदर टेरेसा। इसका उत्तर आप गैस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले यानी कि ऑप्शन सी।
तो आइए अब हम सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं, विस्तार से देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं। 3 जनवरी 2021 को सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नवगांव में हुआ था। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में एक्टिविस्ट और एक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से कर दिया गया था। सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित किया था। सावित्रीबाई ने वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। इनका प्रमुख उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना तथा छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को निशिक्षित बनाना था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर वर्ष 1854 से 55 के बीच में भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले जी का निधन हो गया और उनके सम्मान में वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मीडिया प्लेटफॉर्म को सबसे बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रसारक के रूप में चुना गया है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है DDAIR, दूसरा ऑप्शन है आज तक, तीसरा ऑप्शन है ABP न्यूज एंड द लास्ट ऑप्शन इज न्यूज नेशन। आंसर आप लोग गैस कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो होगा DDAIR यानी कि ऑप्शन ए। 2020 में डीडी और आकाशवाणी जैसे प्रसार भारती के जो डिजिटल चैनल हैं उन्होंने अपना 100% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। भारत के भीतर जो भारत के घरेलू दर्शक हैं उनके बाद DDAIR के लिए पाकिस्तान दूसरे पायदान पर है, अर्थात भारत के बाहर पाकिस्तान में इनको सर्वाधिक एक्सेस किया गया है। 5 जनवरी 2021 को किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है IGGL, दूसरा ऑप्शन है IOC, तीसरा ऑप्शन है JHBDPAL और चौथा ऑप्शन है KMNG। इसका सही उत्तर होगा KMNG। KMNG की जो फुल फॉर्म है वो होगी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आइए अब हम इसके कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो कि कुल कितने 450 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी जो परिवहन क्षमता है वो 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है और यह कोच्चि यानी कि केरल स्थित तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से एर्नाकुलम, त्रिशूल, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में होते हुए मंगलूर, दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक GST संग्रह किस माह में रहा है? इसके ऑप्शंस हैं अगस्त, सितंबर, नवंबर या दिसंबर। फटाफट गेस करके कमेंट में इसका आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका सही उत्तर होगा दिसंबर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक का सर्वाधिक GST संग्रह हुआ है। केवल दिसंबर महीने में 2020 में दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में राजस्व में आया है। तो ये रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा खासा GST संग्रह हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि GST लागू होने के बाद से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा अगर GST संग्रह की बात करें तो ये दिसंबर 2020 में ही हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है GST लागू करने के बाद कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को GST से यहाँ पर दिसंबर 2020 में मिला है। GST की अगर बात करें
तो इसकी फुल फॉर्म है वस्तु सेवा कर, या इंग्लिश में आप कहें तो गुड्स सर्विस टैक्स। वर्ष 2017 में इसको भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई को। काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया था और आगे भी चांसेस हैं कि पूछा जाए। ठीक है, अगर बात करें हम इंटरनेशनल लेवल पर तो 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस ने कर चोरी के मामलों में कमी लाने के लिए जीएसटी को लागू किया था। इससे एक पारदर्शिता बन जाती है, बिकॉज पूरे देश के अंदर खाली एक कर लगता है जिसको बोलते हैं जीएसटी। अब जो भी अपनी कंपनीज हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अलग अलग टैक्स नहीं ले सकते। जैसे पहले काफ़ी सारे टैक्स लिए जाते थे, मनोरंजन कर है, इसके अलावा सर्विस टैक्स है, वेट लगाया जाता था, वो सब कुछ, उन सब को हटा के खाली जीएसटी कर दिया गया है, जिससे एक पारदर्शिता बनती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है अर्थव्यवस्था को एक तरीके से समन्वित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस आर्द्रभूमि स्थल पर हजारों माइग्रेटेड पक्षी मृत मिले हैं? ऑप्शंस हैं, इसको आप जरूर गेस कीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। ऑप्शंस बताते हैं आपको, पोंग बांध झील, घाना पक्षी विहार, सोकर झील, या फिर वुलर झील। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, फटाफट गेस करके कमेंट में लिखिए। काफ़ी सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आगे देखिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, पोंग बांध झील। कहाँ पर है ये? पोंग बांध झील है ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और पोंग बांध झील को महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ऑप्शंस में हमने 3 ऑप्शंस और देखे हैं, घाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है, सोकर झील ये लद्दाख में है, और लेटेस्ट ये न्यूज़ में भी रही थी। क्यों रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भारत का 42वां आर्द्रभूमि स्थल है जो रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है जस्ट अभी। ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। सोकर झील, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारत का 40वां और 41वां रामसर स्थल कौन सा है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिसका सही उत्तर होगा उसको मैं पर्सनली कमेंट करूंगा। वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों के रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होने की, तो भारत में 42 आर्द्र भूमि है। जैसा कि मैंने आपको बताया है 42वीं है सोकर झील। 42 आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला, भारत ने किस बैंक के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं एक्सिम बैंक, एडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर बताइए फटाफट कमेंट में। इसका सही उत्तर है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेघालय में वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं ये जो ऋण समझौता हुआ है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है और क्यों हुआ है। देखिए ये राशि है, काफी बड़ी रकम है। इस राशि से मेघालय में बिजली आपूर्ति को स्वास्थ्य व मजबूत बनाया जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है। दूसरा पॉइंट है मेघालय ने इस कार्य हेतु 24 घंटे 7 दिन पावर फॉर ऑल नामक पहल की शुरुआत की है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है पावर फॉर ऑल किस राज्य की पहल है? याद रखेंगे मेघालय। वितरण लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी जो भी वितरण लाइनें हैं बिजली की उनको अपग्रेड करेंगे। साथ ही स्मार्ट मीटर हैं वो भी लगाएंगे ताकि बिजली की चोरी से भी यहाँ पर बचा जा सके और एक तरीके से अपग्रेड किया जा सके। दूसरा है एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, एडीबी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं मनीला फिलीपींस में। ठीक है, याद रखेंगे। सदस्य हैं 68 मेंबर्स हैं इस बैंक के, एडीबी के। और इसमें भी देखिए 49 एशिया प्रशांत से हैं, 49 ऐसे हैं जो एशिया प्रशांत से हैं। इनकी देखिए यहाँ पर
एडीबी का मुख्य उद्देश्य है वो एशिया प्रशांत के अंदर विकास कार्यों को बढ़ावा देना और गरीबी को मिटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। भारत औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई द्वारा कोविड-19 के किन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा एग्जाम में, डेफिनेटली इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके सामने इसके लिए, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ए व बी दोनों, या फिर एन कोवैक्सीन। इसका कमेंट फटाफट मुझे आप करिए, सही उत्तर क्या है कमेंट में बताइए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। 2 टीके हैं तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को यहां पर आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है डीसीजीआई ने। अगर मैं बात करूं कोविशील्ड की, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित टीका है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको निर्मित किया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ये विकसित है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, वो दूर कर लेना। एक तो विकसित करना, यानी ये किसके दिमाग की उपज है, दूसरा इसको निर्माण करना। तो इसको विकसित किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने और निर्माण किया है इसका सीरम इंस्टीट्यूट ने। इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर करके, उसको हस्तांतरित करके ही इसका निर्माण किया। यानी ऑक्सफोर्ड ने अपनी टेक्नोलॉजी है वो सीरम इंस्टीट्यूट को दी। और सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बता दूं, विश्व के अंदर जितने भी टीके बनते हैं उत्पादन और वे के अनुसार सबसे ज्यादा टीके बनाने वाली जो कंपनी है वो इंडिया में है, नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। कहां पर है कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये नहीं आता तो आज ही से तैयारी करना छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज आपको यहां तक नहीं पता कि जो देश की नहीं विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टीके मैन्युफैक्चर करती है। और बात जब हम कोविड-19 महामारी की करते हैं, कोरोना महामारी, इस समय सबसे ज्यादा टीके बनाए हैं वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाए हैं। कुछ समय पहले न्यूमोसिल टीका भी इन्होंने विकसित किया है। इसके लिए हमने क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम भी बनाया है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम जरूर अटेंड किया करें। सीरम के बारे में आपको बताया, ऑक्सफोर्ड के बारे में आपको बताया, और अब इस टीके के बारे में आपको जानना है कि ये स्पाइक प्रोटीन पर आधारित होगा। देखिए ये जो टीके बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंडिया में, ये अलग अलग टीके हैं। कोई आरएनए पर आधारित है, कोई डीएनए पर आधारित है, कोई आपके यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन पर आधारित है, कोई वेरोसेल पर आधारित है। तो अलग अलग इनकी क्रियाविधि है। ठीक है, अब देखिए अगला है कोवैक्सीन। इसको बनाया है भारत बायोटेक लिमिटेड ने। भारत बायोटेक लिमिटेड कहाँ पर है ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। इन्होंने इसको विकसित किया है और ये वेरोसील पर आधारित है। किस पर है? वेरोसेल पर आधारित है। एनकोव की अगर मैं बात करूं, एनकोव वैक्सीन है, ये अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, इसको उपयोग को मंजूरी नहीं दी गई है बिकॉज कैडिला द्वारा ये विकसित है और डीएनए पर आधारित है। और इसको अप्रूवल अभी इसलिए नहीं मिली है बिकॉज इसका अभी ट्रायल चल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है, वो भी थर्ड फेज के लिए। इसमें सबसे अधिक प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो वो है कोवैक्सीन। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावी है ये और सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी है क्योंकि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वो सबसे बेहतरीन रहा है कोवैक्सीन का। ये पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। आगे बात करेंगे, टीकों की 2 खुराक दी जाती हैं। ये जो दोनों टीके हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनकी 2 खुराक दी जाएंगी और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनको स्टोर किया जाएगा। अभी देखिए एक शब्द प्रचलित रहा है जिसको बोला गया है ड्राई रन। तो ड्राई रन का मतलब यहाँ पर ये था कि ये जांच की गई थी संपूर्ण देश के अंदर कि हम इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं या नहीं, इस टेम्परेचर में हम इसको रख सकते हैं या नहीं। अगर हम इसमें इसको नहीं रख पाते हैं तो ये टीके काम नहीं करेंगे, ये प्रभावी नहीं होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका ड्राई रन है वो किया गया। वर्तमान में डीसीजीआई की अगर मैं बात करूं, यानी कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है वर्तमान में? ये हैं वीजी सोमानी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, गेस कीजिए फटाफट। नेक्स्ट हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर विश्व ब्रेल दिवस है यह प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है।
इसकी थीम की अगर मैं बात करूं तो अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी। जब तक कि मैं बात करूं यहाँ पर 12 घंटे पहले तक का मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें यही था कि अभी तक इसके लिए कोई थीम डिसाइड नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पे अलग अलग थीम्स हैं वो रखी जाती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस है वो मनाया गया था। 4 जनवरी 2019 को, यहाँ पर इसको अच्छे से देख लेना, लेटेस्ट है ये। ब्रेल लिपि के जनक बहुत बार पूछा जाता है। ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल हैं, ये फ्रांस के थे और महज इन्होंने 15 वर्ष की आयु में इस लिपि का आविष्कार किया था। अगर मैं बात करूं ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल के बारे में, तो जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनको एक सामान्य नागरिक की तरह दफना दिया गया था। लेकिन जब इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ी और इनके आविष्कारों के बारे में पता चला, गवर्नमेंट ने इनकी डेथ के 100 साल बाद इनकी डेड बॉडी को वापस निकाला, जहां पर दफनाया गया था वहां से वापस निकाला और एक राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्र ध्वज में लपेटकर इनका फिर से अंतिम संस्कार है वो किया गया था। तो ये थे आपके ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल, और इन्हीं का जन्म हुआ था 4 जनवरी को, और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में तीसरा ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सब ध्यान में रखना है। और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।